अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ट्रंप की तरफ से दुनिया भर के ममालिक के खिलाफ टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर की मार्केट्स में ब्लडबाथ आज भी जारी रहा। किसी मार्केट में कोविड के बाद की बदतरीन गिरावट देखी गई तो कोई मार्केट 1997 यानी 28 साल बाद सबसे ज्यादा आज गिरी। तेल की कीमतें कई माह की कमतरीन सतह पर आ गई और आज $60 से भी नीचे गिर गई थी। गुज़िश्ता 3 ट्रेडिंग सेशन से तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और पहले $70 से नीचे आई, फिर $60 से भी नीचे ट्रेड हुई। गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया की मार्केट्स गिरी मगर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड 1,20,000 की सतह क्रॉस की। मगर आज सुबह एशिया की दीगर मार्केट्स की तरह पाकिस्तान में 100 इंडेक्स भी बुरी तरह गिरा। मार्केट में एक वक्त में 5% गिरने की वजह से ट्रेडिंग रोकनी पड़ी और फिर कूलिंग पीरियड के बाद मार्केट दोबारा खुली। फिर मार्केट 3.3% गिरावट के बाद बंद हुई मगर दीगर एशियन मार्केट्स में बुरी सूरत हाल रही। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। शेयर्स की कीमतें 12.33% तक गिर गई। जापान के निक्के इंडेक्स में भी 7% से ज्यादा की कमी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान कारोबार रोकना पड़ा। शंघाई स्टॉक मार्केट में 7.34% की गिरावट हुई। यूरोपियन मार्केट्स में मुकम्मल ब्लडबाथ देखा गया और फिर अमेरिकी मार्केट्स भी इंतहाई बंदी के साथ खुली। डाउ जोन्स इंडेक्स खुलते ही 5% से ज्यादा गिर गया। तमाम टेक्नोलॉजी और दीगर स्टॉक्स में जुमेरात और जुमे की मंदी का सिलसिला आज भी जारी रहा। फिर मार्केट वोलेटाइल हो गई। 1600 पॉइंट्स गिरने के बाद अचानक चंद मिनट में 400 पॉइंट्स प्लस हो गई, फिर माइनस हो गई और इंडेक्स मुसलसल और तेजी के साथ ऊपर नीचे होता रहा। यह सिलसिला इस वक्त भी जारी है। सदर ट्रंप के दोस्त एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स मुसलसल गिरकर $450 से $220 से भी नीचे की सतह पर ट्रेड हुए। यानी ट्रंप के जीतने के बाद टेस्ला की स्टॉक प्राइस में जितना भी इजाफा हुआ था वो खत्म हो गया है और अब इस बात के खतरात बढ़ गए हैं कि ट्रंप के इकदाम दुनिया भर की मईशतों में रिसेशन का बाइस बनेंगे, जिससे खुद अमेरिका के साथ साथ दीगर ममालिक के अवाम भी मुतासिर होंगे। मगर ट्रंप इस बात के दावेदार हैं कि शॉर्ट टर्म के इन झटकों के बाद लॉन्ग टर्म में अमेरिकी मईशत को उनके इकदाम का फायदा ही होगा। मगर माहिरीन मईशत खबरदार कर रहे हैं कि इन इकदाम का बैन अल-अक़वामी मईशतों के साथ साथ अमेरिका को नुकसान ही नुकसान होगा। दुनिया भर की मईशतों का अमेरिकी मईशत पर इन्हिसार कम हो जाएगा। डॉलर का एक रिजर्व करेंसी के तौर पर दर्जा मुतासिर हो जाएगा। चीन अपना रसूख बढ़ाएगा और अमेरिका के हलीफ और हरीफ सब मजीद चीन के करीब चले जाएंगे। सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 60 ममालिक ने उनकी हुकूमत से राब्ता किया है ताकि टैरिफ कम करने के लिए नए मुआहदों पर मुज़ाकरात हों। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और इंडस्ट्रियल अशिया पर टैरिफ जीरो करने के लिए भी तैयार है। मगर चीन ने सदर ट्रंप से मुज़ाकरात के बजाय मुकाबले का रास्ता इख्तियार किया है। ट्रंप ने गुज़िश्ता बुध को चीन पर मजीद 34% इजाफी टैरिफ लगाकर टोटल 54% कर दिए और चीन ने जुमे को जवाब में अमेरिकी दरामदात पर 34% टैरिफ लगा दिए और साथ में यह पैगाम भी दे दिया कि सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ का मनफी असर जरूर होगा मगर आसमान नहीं गिर जाएगा। जितना ज्यादा दबाव होगा चीन उतना ही मजबूत होगा। इस पर सदर ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। ट्रंप के मुताबिक मैंने तमाम ममालिक को यह वार्निंग दी थी कि मेरी तरफ से लगाए गए टैरिफ्स पर रद्द अमल ना दें। मगर चीन, जिसने माजी में अमेरिका के लीडरों की कमजोर पॉलिसियों का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, उसने जवाब में अमेरिका पर मजीद 34% टैरिफ्स लगा दिए हैं। हालांकि पहले से ही टैरिफ्स लगाए हुए थे। चीन ने दहाइयों से फायदा उठाते हुए अरबों डॉलर्स कमाए हैं मगर अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिका के पास वो कुछ करने का मौका है जो उसे दहाइयों पहले कर गुजरना चाहिए था। इस सब के नताइज एक अजीम अमेरिका की सूरत में निकलेंगे और अगर चीन ने 34% टैरिफ्स को विड्रॉ नहीं किया तो अमेरिका 8 अप्रैल से चीन के ऊपर 50% टैरिफ लगा देगा जो कि 9 अप्रैल से इफेक्टिव होंगे। और इसी के साथ साथ चीन के साथ जो भी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है मीटिंग्स, वो भी तमाम निगोशिएशंस टर्मिनेट कर दी जाएंगी। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दफ्तर ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। गुफ्तगू में तिजारत, सरमायाकारी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान से ताउन का इज़हार किया। गुफ्तगू में मुआशी और तिजारती ताउन को मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया गया। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने और मुश्तरका मफादात के फरोग पर इत्तफाक हुआ। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब और अमेरिका से मैं ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत उज़ैर यूनुस साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब, पहले बताइएगा कि स्टॉक मार्केट ने पिछले हफ्ते तो ऐसा लगा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आज अचानक बहुत तेजी से मंदी हुई, मार्केट होल्ड करना पड़ा, फिर 3.3% गिर के बंद हुई। क्या फाइनली कोई रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान को भी बहुत भरपूर किस्म का नुकसान हो सकता है इस मामले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादेब भाई। देखिए, हम भी थोड़े से परेशान थे कि लास्ट वीक पाकिस्तान पे असर क्यों नहीं हुआ। आई थिंक उसका रीज़न ये था कि लोग समझ रहे थे कि ये मसला वीकेंड तक हल हो जाएगा, मगर आज जब सुबह पाकिस्तान खुला ही नहीं था तो हमने देखा कि 10% जो है हांगकांग डाउन था, 7% के करीब जापान डाउन था, और इंडिया जो पाकिस्तान से कोई कुछ ही मिनट पहले खुलता है वो भी 3-3.5% डाउन था। तो ये एक पैनिक क्रिएट हो गया कि पाकिस्तान इम्यून रह नहीं सकता ये सारे क्राइसिस में। तो फिर जाके रियलाइजेशन हुई। इसके साथ साथ हमने काफी दिनों के बाद ये भी देखा कि फॉरेनर्स ने भी सेलिंग की है $3 से $4 मिलियन की, तो वो भी एक प्रेशर ऐड हो गया। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तानी मार्केट कोई डबल ट्रिपल हो गई है पिछले 1-2 सालों में, जिसकी वजह से लेवरेज की पोजीशन भी काफी ज्यादा है, ऑल्दो मैनेजेबल जरूर है। तो जो लेवरेज का इन्वेस्टर होता है वो बहुत जल्दी पैनिक करता है, और हमने यही देखा कि फॉरेनर्स के साथ वो इन्वेस्टर जिन्होंने लेवरेज किया था उन्होंने बेचा। मगर अगर हम ऑल इन ऑल देखें तो जो एशिया में मार्केट्स गिरी हैं उसके निस्बतन पाकिस्तान आज भी रिलेटिवली कम गिरा है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद फॉरेनर्स का इतना ज्यादा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और शायद ये भी है कि उम्मीद की जा रही है कि शायद पाकिस्तान या तो मैक्रो इकोनॉमी साइड पे या तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो, या हो सकता है कि जिस तरह 9/11 के बाद और कोविड के बाद फ़ायदा हो गया था पाकिस्तान बेनिफिशियरी, उसकी वजह से मार्केट एक शदीद गिरावट के बाद आखिर में कुछ रिकवर भी हो गई। सर साहब, आपकी मैंने रिपोर्ट भी देखी कि ट्रेड की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो $10 अगर ऑयल की कीमतें गिरे हैं तो उसका तकरीबन $2 अरब का पाकिस्तान को ट्रेड में, इंपोर्ट्स में फ़ायदा होता है। तो ऑल इन ऑल इस सारी सूरत हाल को आप देख कैसे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स का इम्पैक्ट बामुकाबला, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल हैं। अब पता नहीं ऑयल प्राइसेस कितना गिरती हैं या इस लेवल पर कितना अरसा रहती हैं, मगर आप किस तरह देख रहे हैं मईशत पर असरात को? देखिए, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी हाई है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट को सपोर्ट मिल जाएगी, जो करंट अकाउंट है उसमें बेहतरी हो जाएगी। मगर ऑन द फ्लिप साइड ये है कि पाकिस्तान को जो बोरोइंग करनी थी, जो इन्फ्लोज आने थे, चाहे वो कमर्शियल बोरोइंग थी या चाइना से थी या दूसरी ममालिक से थी, उसमें थोड़ा बहुत असर हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग हम अपग्रेड का समझ रहे थे कि हो जाएगी जून जुलाई तक, वो शायद थोड़ा डिफर हो। मगर ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जो 2-3 साल से पाकिस्तान ऑलरेडी रिसेशन लाइक सिचुएशन में था, जो अमेरिका में भी फेयर किया जा रहा है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट थी जो अमेरिका में फेयर की जा रही है, जो पाकिस्तान में परचेजिंग पावर कम हो चुका है जो अमेरिका में फेयर किया रहा है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हाई है कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में जो पाकिस्तान की है उसमें पाकिस्तान को इकोनॉमी वाइज फायदा हो जाए। मिस्टर इस्माइल साहब, आप डायरेक्ट फ्री मार्केट्स के बहुत ज़्यादा हामी हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों भी देख रहा था, आपने कहा कि आपको तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि सदर ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। बट अब वो खुद भी कह रहे हैं कि एक तो ईयू ने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स हैं उस पर हम जीरो करने के लिए तैयार हैं। फिर ट्रंप कह रहे हैं कि जी मुझसे जापान ने भी रब्ता किया है, वियतनाम भी मेरे साथ बात करने को राजी है, 60 ममालिक मुझसे रब्ता कर चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और आप असरात क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो बेसिकली पाकिस्तान के पास कोई इतने कार्ड्स नहीं हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लग गई है, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि ये नुकसानात कम करें, और उसके अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि अमरीकी इंतज़ामिया से रब्ता करें और कहें कि हम मिसाल के तौर पे $1.5 बिलियन की गंदम शायद वैसे ही हमको ख़रीदनी पड़े, क्योंकि गंदम की पैदावार कम हुई है। तो अगर जो गंदम हम ख़रीदते हैं यूक्रेन से या रशिया से, वो गंदम अमेरिका से ख़रीद लें, थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, थोड़ा फ्रेट ज़्यादा लग जाएगा। इसी तरह हम कपास ख़रीदते हैं, $400-500 मिलियन की अमेरिका से ख़रीदते हैं, बाकी हम ब्राज़ील से ख़रीदते हैं, सेंट्रल एशिया से ख़रीदते हैं, दीगर ममालिक से ख़रीदते हैं। हम अमेरिका से ख़रीद लें गंदम। हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो कि अमेरिका माल भेजते हैं, यूरोपियन यूनियन माल भेजते हैं, वो हम अमेरिका से गंदम ख़रीद लें। इसी तरह सोयाबीन वगैरह जो है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती है, वो हम इनसे ख़रीद लें, किसी और को इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कोई स्पेसिफिक अमेरिका के लिए ड्यूटियां कम करेंगे तो फिर ईयू भी बोलेगा कि भाई हम तो तुम्हारे इससे बड़े कस्टमर हैं, हम तो 10-12 बिलियन का माल लेते हैं। चीन भी बोलेगा हमको कि यार $40 बिलियन तो हमने आपको कर्ज दिया हुआ है। तो हम ये ना करें कि ड्यूटियां उनके ऊपर कम करें, लेकिन कम से कम या अगर करें तो फिर सारे ममालिक पे एक साथ कम करें। लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि अमेरिका से कुछ चीज़ें ख़रीद लें, क्योंकि उन्होंने जो ड्यूटी का जो उनका बेसिस है वो भी बेसिकली वो है
ट्रेड डेफिसिट है। दूसरा, मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि कुछ एक सियासी दो तीन सियासी नहीं, कुछ सियासी ज़रूरत हैं सदर ट्रंप की। वो चाह रहे थे कि एक आदमी को हम छोड़ दें जिसको हमारे गिरफ्तार है या हमारे पास अरेस्टेड है, उसको काफ़ी अरसे से हमने रखा हुआ है। अगर उसको हम छोड़ देते हैं, 10-12 साल हो गए तो ठीक है, उसको अगर हम छोड़ दें तो अमेरिका के सदर को एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाएगा, उनको एक अपने सियासी लोगों को ये कहने के लिए एक वो बात हो जाएगी कि देखो मैं इसको छुड़वा के ले आया, तो वो छोड़ दे, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ये मुल्क में नौकरियां बचा लेते हैं, इक़्तिसादी परेशानियां बचा लेते हैं। दूसरा ये कि शायद हमको थोड़ा सा जनाब बांग्लादेश के वज़ीर आज़म या एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से बात करनी चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं करने का, दीगर ममालिक से बात करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से कि सिर्फ पाकिस्तान की ड्यूटी जो है वो 10% या 0 कर दी जाएगी, फिर तो बांग्लादेश भी पहुँच जाएगा, दीगर ममालिक भी पहुँच जाएंगे कि यार आप ये क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम उनसे सिर्फ बात कर लें, ये नहीं कि हम कोई कोऑर्डिनेट कर लें, लेकिन कम से कम बात कर लें। तो ये 2 चीज़ें कर लें हम, तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा। एक बात मैं ये करना चाहता हूँ, सोहेल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर तेल की कीमत दुनिया में कम हो जाती है तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, और स्टॉक मार्केट जो है वो ज़रूर गिर गई है पाकिस्तान में आज डर के, लेकिन हमारी जो बड़ी एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़े टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो इतना हिस्सा नहीं है स्टॉक मार्केट के। हमारे स्टॉक मार्केट का हिस्सा जो बड़ा है वो बैंक्स हैं और पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से ठीक ही रहेंगी। सो आई हैव अ फीलिंग कि स्टॉक मार्केट तो हमारी वापस आ जाएगी, लेकिन और पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स में मसला होता है, और अगर ख़ास तौर पर, और ये बात का मुझे अब तकरीबन काफ़ी अंदाज़ा है कि ये होगा कि दुनिया में अब रिसेशन तो हम चले जाएंगे, मतलब अनलेस कि ट्रंप साहब वापस हो जाएं और पूरी ये चीज़ें वापस कर लें, जो हमने एक अफवाह सुनी थी कि 90 दिन में वो वापस जाएंगे वगैरह वगैरह। अगर ये वापस नहीं करते पूरे का पूरा अपना, तो ये ट्रेड वॉर चाइना अमेरिका की होगी। मार्केटें बहुत चाइना में आज टूटी हैं, बहुत कीमतें कम हुई हैं पेट्रोलियम की, केमिकल्स की, तो उससे एक दुनिया में रिसेशन आएगा, और अगर दुनिया में रिसेशन आएगा तो फिर हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो अमेरिका में भी इफेक्ट होगा और दीगर ममालिक में भी इफेक्ट होगा। अब उसे ज़रा ट्रंप वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, ममालिक को ही मेरे साथ टेबल पर आकर बैठना पड़ेगा। वो बता भी रहे हैं कि किस किस मुल्क ने उनसे रब्ता कर लिया है। वो ट्विटर पर भी यही कह रहे हैं कि वीक मत बनो, स्टूपिड मत बनो। अगर कोई सवाल कर रहा है स्टॉक मार्केट गिरने का रिपोर्टर, तो उससे भी कह रहे हैं कि ये बड़ी स्टूपिड बात है। वो ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फायदे के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है अगर आपको कोई मसला हो। इससे क्या माहौल है अमेरिका में इस हवाले से? इस वक्त देखें, अमेरिका के अंदर 4 जो ग्रुप्स हैं उनका स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट जो है वो चल रहा है इस जंग के अंदर। एक सदर ट्रंप है जिनका आपने जिक्र कर दिया, एक चेयरमैन पावल हैं जो कि अमेरिकी फेड यानी कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक चलाते हैं, जिनके ऊपर ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं कि आप रेट्स कट करें। और इस वक्त तक फेड का पोजीशन ये है कि हम रेट्स उस वक्त तक कट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास क्लियर डेटा ना आए। तो ये एक स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है। तीसरा चीन है, जिसके ऊपर आपने भी बता दिया कि अभी उन्होंने एक और धमकी दी है कि अगर चीन ने टैरिफ वापस नहीं लिए तो वो 50% और टैरिफ लगाएंगे कल चीन के ऊपर। तो चीन और अमेरिका का ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। और आखिरी जो कॉन्टेस्ट है वो सदर ट्रंप के इर्द गिर्द और रिपब्लिकन पार्टी के इर्द गिर्द जो बिलियनर्स हैं या जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उन्होंने वार्निंग्स देना शुरू कर दी हैं, जिनमें जेमी डायमंड मौजूद हैं, बिल एक्मन हैं, और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जंग से बहुत नुकसान होगा। तो इस वक्त स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट का माहौल है अमेरिका के अंदर, और लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मूड में है कि वो पीछे हटें। अगेन कुछ लोगों का मानना है कि अगर इस हफ्ते स्टॉक मार्केट में मंदी बढ़ती रहती है तो शायद वो पीछे हटें, लेकिन मैं समझता हूं कि ये आसान नहीं होगा उनके लिए पीछे हटना इतना आसानी से, बिलखुसूस इसलिए क्योंकि वो कमज़ोर नज़र आएंगे दुनिया को, और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहते, चाहे मुल्क का कितना भी नुकसान हो। तो इस वक्त ये माहौल है अमेरिका के अंदर। मतलब तो क्या ट्रंप की अपनी जो तवक्कात थी उसके बरक्स हो गया कि चाइना ने स्टैंड ले लिया? कुछ ममालिक तो ज़ाहिर कह रहे हैं हम बात करेंगे, उन्हें लगा कि वो जब पहले दफ़ा उन्होंने धमकी दी थी उसके बाद जो है तमाम ममालिक मान जाएंगे, उनसे मुज़ाकरात कर लेंगे, फिर ज़ाहिर लास्ट वेडनेसडे को उन्होंने फाइनली टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। कि क्या उनकी अपनी तवक्कात के बरक्स हो रहा है? एक तरह से हम कह सकते हैं तवक्कुआत के बरक्स हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा अपना मानना ये है कि ये इन्हें मालूम था कि इतना इम्पैक्ट आएगा और शोर मचेगा और मंदी होगी। इसके ऊपर सदर ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं, बिलखुसूस स्टीवन मिरान जो कि काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल चला रहे हैं, और बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इस बारे में काफ़ी महीनों पहले से लिख दिया था कि उनकी स्ट्रैटेजी होगी क्या। एक जो मसला उसके अंदर आया है स्ट्रैटेजी के अंदर, और स्ट्रैटेजी बेसिकली है ये
कि इनका मानना है कि अमेरिका ने जो निज़ाम बनाया था फ्री ट्रेड का और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल का, जो कि अमेरिका को कुछ लोग कहते हैं सूट करता है, इनका मानना ये है कि इसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है और इस सिस्टम को हमें अब फंडामेंटली तब्दील करना होगा। तो इसके लिए वो तब्दील कर रहे हैं। जो एडवाइजर्स थे मिरान जैसे, उन्होंने लिखा था अपनी एडवाइस में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आप अपने दोस्तों को करीब रखें और चीन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, सिग्नल गेट में भी हमने देखा, वो यूरोप को, जापान को, साउथ कोरिया को, वियतनाम को ज़्यादा जो है जिम्मेदार समझते हैं टू रिप ऑफ अमेरिका, जो उनके अल्फाज होते हैं। तो पहले उन्होंने अपने दोस्तों को टारगेट किया, कनाडा से शुरुआत की, फिर जापान और वियतनाम को टारगेट करना शुरू किया और अब चीन को कर रहे हैं। इसकी वजह से मसला ये हुआ है कि जो आपके साथ आपने अपने दोस्त साथ लेके चलने थे, वो भी आपसे खफा हो गए हैं और घबरा गए हैं कि क्या अमेरिका जो है वो अपनी डील पे, अपने अल्फाज पे, सदर ट्रंप अपनी डील पे कायम रहते हैं कि नहीं, और इस वजह से जो है हम ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख रहे हैं मार्केट के अंदर। और सुहेल साहब, ज़रा पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ज़रिए मुबादला हम कमाते नहीं हैं, मगर रेमिटेंसेज मुतासिर होती हैं अगर बाहर रिसेशन आए, और हमारी रेमिटेंसेज पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, एक्सपोर्ट्स भी अगर मुतासिर होती हैं, तो पाकिस्तान को किस तरीके से आप समझते हैं कि सारी की सारी सिचुएशन में देख रहे हैं? देखिए, एक्सपोर्ट तो मुतासिर होंगी, बिलखुसूस टेक्सटाइल की, जिस तरह मिफ्ताह ने भी बताया, मगर रेमिटेंस का कोई बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिसेशन से। और ख़ास तौर से हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में ज़्यादा इनफ्लो जो है वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, और मिडिल ईस्ट में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो सकता है, मगर कोई बहुत ज़्यादा वहाँ परेशानी नहीं लग रही है। तो मेरा ख्याल में $1-2 बिलियन या $2-3 बिलियन रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, तो इतना ही ऑयल इंपोर्ट बिल और जो दूसरे इंपोर्ट्स आप करते हैं, फूड एंड अदर, वो भी कम हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान को या तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा या शायद थोड़ा सा फायदा ही हो जाए। दूसरी जानिब जो हमें कुछ करेंसी में प्रेशर नजर आ रहा था, रुपया थोड़ा सा कमजोर हो रहा था, अब ये जो हालात हैं जिसमें अमेरिकन डॉलर भी गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर शायद कम हो जाए। तो ये एक तरह से ब्लेसिंग होगी, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो महंगाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले, वो उससे कम हो, जिसका फायदा आवाम को होगा कि मजीद इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल फर्क जरूर पड़ेगा, मगर चूंकि पाकिस्तान एक लोकल इकोनॉमी है और 24-25 करोड़ की आबादी पे ज़्यादा मुनहसर कर रही है रादर देन इंटरनेशनल डिमांड पे, तो शायद पाकिस्तान रिलेटिवली इम्यून रह सकता है इस क्राइसिस में। और मिफ्ता साहब, बहुत ज़्यादा तज्ज़िये हो रहे हैं कि ट्रंप जो ग्लोबलाइजेशन है, जो ट्रेड के ज़रिए पूरी दुनिया ने तरक्की की है, उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि जो अमेरिका सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें ज़ाहिर डॉलर की बड़ी एक सेंट्रल हैसियत है, अमेरिका की अपनी मार्केट्स, अपनी कंजम्पशन की ड्राइव करती है वो इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमीज़ को, उसके एंड की तरफ जाएं, बाकी मुमालिक कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेंगे? देखिए, ममालिक राब्ता निकाल लेंगे। अमेरिका की जो मईशत है वो गो के दुनिया की सबसे बड़ी है, मगर वो रिलेटिवली कम हो रही है कंपेयर टू कि चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और परचेसिंग पावर पैरिटी पे तो चाइना की मईशत अमेरिका से बड़ी है। और देखिए, अमेरिका को जब से दूसरी जंग अज़ीम के बाद से डॉलर जब से इनकी इंटरनेशनल करेंसी बन गया है, डिफैक्टो इंटरनेशनल करेंसी बन गया है, बेसिकली सिर्फ रुपया इनका डॉलर देकर आप दुनिया से चीज़ें ख़रीद सकते थे। आप दुनिया से फ्री में चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रिंट कर सकते हैं डॉलर। ये कोई और मुल्क करने जाता है, चाहे वो बरतानिया हो, फ्रांस हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, वो नहीं कर सकता है। हम लंबा ट्रेड डेफिसिट रन नहीं कर सकते हैं, और जब भी हमने किया है, आपने देखा है कि 2008 में, 2018 में, 2021 में हम इसको भुगतते हैं। अमेरिका को ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप $1 ट्रिलियन का डेफिसिट रन करते हैं, दुनिया को आप IOUs देते हैं, कागज़ का टुकड़ा दे रहे हैं, और आपको पैसा मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं। अब और उसके बाद वही पैसा अमेरिका की ट्रेजरी के अंदर वही लोग डाल देते हैं। सो ये मतलब मैं समझता हूँ कि अमेरिका के हक में ये चीज़ चल रही थी। ये बात दुरुस्त है कि अब जैसे आहिस्ते आहिस्ते चाइना की वो बढ़ रही थी, तो चाइना की रिजर्व करेंसी 10, 15, 20 साल में अमेरिका की डॉलर को शायद रिप्लेस कर देती। आप उस प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं, इस पे अमेरिका का नुकसान होगा। दूसरी बात ये है कि देखें, जो वियतनाम में या पाकिस्तान में शर्ट सिलते हैं या पैंटें सिलती हैं अमेरिका की, वो वर्कर $1, $1.5 पर आवर कमा रहा होता है। अमेरिका जो चीज़ें बेच रहा होता है, उसमें वो लॉयर्स $300 पर आवर कमाने के बाद सर्विसेज बेच रहे होते हैं। आप ये कुछ भी कर लें, जितनी ड्यूटी लगा लें, 300% ड्यूटी
लगा लें पाकिस्तान के ऊपर, वियतनाम के ऊपर, वो शर्ट अमेरिका में अब नहीं सिल सकता, वो मतलब उसका अमेरिका के अंदर वारे में नहीं आएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि पाकिस्तान में क्योंकि 30% ड्यूटी और ग्वाटेमाला में 10% है, तो पाकिस्तान से ग्वाटेमाला चले जाएगा, वियतनाम से इजिप्ट चले जाएगा। अमेरिका में ये जॉब्स वापस नहीं जा सकती हैं। अब अमेरिका को वैसे चाहिए भी नहीं, अमेरिका को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हाई एंड जॉब्स के ऊपर। लॉयर्स हों, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर लिख रहे हों, आप दुनिया के सोशल मीडिया की कंपनीज बना रहे हो, मूवीज़ बना रहे हो, ये जॉब्स करनी चाहिए। ये पेंटे सीने का काम तो अमेरिका को नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक मिसगाइडेड थिंकिंग है कि आप लो एंड के जॉब्स या स्टील के वर्कर्स के जॉब या ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के जॉब अमेरिका में ले लेंगे, वो अब नहीं हो सकता है। और जिस तरह की इंटीग्रेटेड दुनिया की सप्लाई चेन है, मतलब मुझे नहीं लगता, ये बहुत नुकसान होगा दुनिया का अगर ये ट्रंप साहब के टैरिफ वापस नहीं गए या अगर कोई डील्स ना हो। मेरी दुआ है कि हर मुल्क डील कर ले, ख़ास तौर पर बिलखसूस पाकिस्तान कर ले। ये बात सोहेल साहब की ठीक है कि थोड़ा सा बेहतरी है इंशाल्लाह पाकिस्तान को आएगी अगर इस तरह भी रहे तो। लेकिन अगर दूसरे ममालिक में यकीन दिला रहा हूँ आपको कि डील करें तो हमको इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को जाके डील कर लेनी चाहिए और कम से कम लोवेस्ट ग्रुप में आ जाएं। अगर वो 0 है तो 0 है, 10% है तो 10% है, लोवेस्ट ग्रुप में आ जाएं ताकि हमारा मजीद नुकसान ना हो। और अगर तेल सस्ता रहा दुनिया में, कमोडिटी प्राइसेस क्रैश करेंगी, गंदम हुआ, शुगर केन हुआ, ये जब क्रैश करेंगी तो इसका भी हमको नेट फ़ायदा हो सकता है। उधर आप कैसे देख रहे हैं वहाँ से पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या रूम है पाकिस्तान के पास? मैं मिफ्ता साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान को नेगोशिएट करना चाहिए। इस वक्त आपके पड़ोस का मुल्क भारत भी नेगोशिएट कर रहा है एक अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील। पाकिस्तान को भी फॉलो सूट करना चाहिए और बिल्कुल यही जो बात है कि बाकी ममालिक डील पहले कर लेंगे तो पाकिस्तान को ज़रूरी है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी देख के जो चीज़ें अमेरिका से ख़रीद सकता है वो ख़रीद ले। दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगा मिफ्ता साहब की पॉइंट के अंदर, वो ये कि ये सिर्फ माशी तौर पे नहीं देख रही ट्रंप इंतजामिया इस इशू को। तो जो मिफ्ता साहब ने पहले बात की कि अगर नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर आपने किसी शख्स को रिहा करना है या कोई और इश्यूज के ऊपर बातचीत बढ़ानी है आगे, तो आप उसे भी बढ़ा के ट्रेड के ऊपर जो है पॉइंट्स ले सकते हैं और अपना टैरिफ कम करवा सकते हैं। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपके जो बाकी ममालिक हैं, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, उनसे भी राब्ते में रहें, कोऑर्डिनेट करें और समझें कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लाइन लगी है 60 ममालिक की तो ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो समझें कि बाकी ममालिक किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और फिर उस को नज़र में रखते हुए आगे जाके अपनी बातचीत अमेरिका से करें। बहुत शुक्रिया नज़ीर तज़िया, आपने सुना। मिफ्ता इस्माइल इस हवाले से कह रहे थे कि शकील आफरीदी का ज़ाहिर है वो जिक्र कर रहे थे जो कि एक लॉन्ग टर्म डिमांड रही है अमेरिका की। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आकर हुकूमत पर दबाव डालने और इमरान खान को रिहा करवाने के दावे कर रही थी, कारकुनों को उम्मीद दिला रही थी, लेकिन इससे ही मामला एक और रुख इख्तियार कर चुके हैं। एहतजाजी तहरीक का मामला पीछे चला गया है और पार्टी के अंदर शदीद इख्तिलाफात और करप्शन के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। साथ ही पार्टी के कुछ मखसूस रहनुमाओं के इमरान खान की इजाज़त से इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिशों की खबरें सामने आ रही हैं। और इस दफ़ा इस कोशिश में पीटीआई का अमेरिका चैप्टर भी मुतहर्रिक है। और खबरों के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी ताजिरों और डॉक्टरों के एक ग्रुप की DGISI से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जबकि इसी ग्रुप की इमरान खान से भी अडयाला जेल में मुलाकात कराई गई। और ये गैर मामूली मुलाकातें इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर रही हैं क्योंकि इन दिनों इमरान खान से उनकी बहनों और पार्टी के मरकजी रहनुमाओं को मिलने से रोका जा रहा है। और जो रहनुमा मिल रहे हैं उन पर खुद पार्टी के हामी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम रसानी कर रहे हैं। सबसे पहले आजम सवाती की इमरान खान से अचानक मुलाकात हुई, फिर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से तवील मुलाकात कराई गई, जिसके बाद पीटीआई के हामी समझे जाने वाले यूट्यूबर्स ने आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। उनकी मुलाकातों पर शकूक व शुबहात और अफवाहें फैलाई और दावा किया कि इमरान खान ने आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू करने से साफ मना कर दिया है। जिसके बाद पहले अली अमीन गंडापुर ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन यूट्यूबर्स को तनकीद का निशाना बनाया, साथ ही इस्टेब्लिशमेंट से अपने तौर पर बातचीत जारी होने का इशारा दिया। और फिर आजम सवाती ने एक वीडियो बयान में अपनी पार्टी के हामी यूट्यूबर्स पर कड़ी तनकीद की और साथ ही इंकशाफ भी कर दिया कि जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं इमरान खान की इजाज़त से उनसे बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दरवाजे नहीं खुले और इस दफ़ा भी इमरान खान ने इसकी इजाज़त दे दी है।
बातचीत और मुज़ाकरात जब मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब के पहले एक्सपीरियंस के साथ रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फर्ज है। तो मैं जब एक्सपोज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने जाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन जब अगर एक बात ना आए तो फिर नफरत ही फैलानी है, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं। फिर गोलियां जब चलेंगी तो फिर इस दफा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी। जैसे जेल के अंदर गया, खान साहब और बुशरा बीबी ने मुझे देखा, बड़े खशाश बशाश थे, खुश हुए। मैंने खान साहब को याद दिलाया कि दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया तो कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मुआवनत चाहिए, उनसे बड़ी कोशिश की। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई। इस वक्त एक बड़े मशहूर एंकर हैं, उनके जरिए से हमने कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले बातचीत के। मैंने खान साहब को फिर कहा, खान साहब 22 अगस्त को मैं जो यहाँ पे आया था, अल्लाह गवाह है कि मेरा किसी भी ISI के किसी फर्द से कोई बात नहीं हुई थी। मुझे पार्टी के सारे जो लीडर हैं, जिसमें उमर अयूब खान था, जिसमें अली अमीन खान था, शिबली फराज साहब थे, दीगर लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मुझे सोया हुआ उठाया। गौर साहब टेलीफोन पे थे कि आप गौर साहब के साथ जाओगे और इस जलसे को 22 अगस्त के मुलतवी कराओगे, इसलिए कि खून खराबे का खतरा है। खत्म नबुव्वत के सिलसिले में मैं वो पैगाम आपके पास ले आया था। खान साहब ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने कहा था सुलह हुदैबिया हो सकता है कि ये सुलह हुदैबिया की सूरत इख्तियार कर जाए। खान साहब ने इस वक्त आया हूँ, मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं, अपनी कोशिश करूं, नतीजा मेरे परवरदिगार के सामने। खान साहब ने कहा, तुम्हें बिल्कुल इजाजत है। मैंने फिर पूछा कि मुझे तो कम से कम फिर आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे, मुझसे अब तुमने नहीं पूछना, अगर बातचीत करते हैं तो मैं पहले दिन की तरह से तैयार हूं। पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो सरकर्दा रहनुमा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोशिशों के वाज़े इशारे दे रहे हैं। इमरान खान की परमिशन से ये बात हो रही है, आज़म सवाती कह रहे हैं, मगर आज PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने साथियों के सवालात पर जवाब देते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों से इतना ही बाखबर हूँ जितना आप लोग बाखबर हैं। तिजारी तहरीक अलायंस के साथ चलाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुतालिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं? राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है, लेकिन देखो कोई ना कोई तरीका निकलना चाहिए। बैरिस्टर साहब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं महीने बाद या अनकरीब जो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर भी आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का अलायमत जो तय करेगी अलायंस के साथ तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। ईद के बाद हमने कहा था, मौलाना साहब ने भी हमें ये कहा था कि मैं अपने जो मजलिस आमला है उसके साथ में बातचीत करूंगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा 15 अप्रैल के बाद, वो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। हम सारे इंशाल्लाह ताला जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं उनके साथ राबिता करेंगे, अलायंस बनाएंगे, जो कुछ आइंदा का लाए अमल होगा वो अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला तय करेंगे। आज़म सवाती और एलिमिन गंडापुर की अडियाला जेल में इमरान खान से गैर मुतवक्के मुलाकातों के अलावा एक और बड़ी मुलाकात की खबरें और इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। पहले द न्यूज़ के एड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में बताया था कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजिरों के ग्रुप की इस्लामाबाद में एक आला अहदेदार और अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई। अंसार अब्बासी ने इस आला अहदेदार का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर खबरें सामने आई कि ये आला अहदेदार DGISI थे जिनसे पाकिस्तानी अमरीकी वफ्द की मुलाकात हुई थी। लेकिन एक तरफ जहां इस वफ्द की मुलाकातों पर PTI के अंदर से कड़ी तनकीद हो रही है, तो दूसरी तरफ PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इन मुलाकातों से फासला इख्तियार करने के साथ साथ कहा कि इस वफ्द की कोशिशों के नतीजों में अगर कोई पेशरफ्त होती है तो ये अच्छी बात है। ये अपने तौर पे कुछ कर रहे हैं, ये PTI का इनिशिएटिव नहीं है, ये PTI की हिमायत से नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसके नतीजे में ये कुछ पेशरफ्त कर सकते हैं कि बात खान साहब से हो, लेकिन कोई फैसले अमेरिका में नहीं होने, अमेरिकी डॉक्टरों ने नहीं करने, फैसले जो हैं पाकिस्तान में होंगे, मुकालमा इमरान खान से होगा। अगर इनकी किसी कोशिश की वजह से यहाँ मुकालमा शुरू होता है, इमरान खान साहब से मुकालमा होता है, तो अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ अब शिद्दत से चाहती है कि इमरान खान की रिहाई के एजेंडे पर किसी भी तरीके से बातचीत शुरू हो जाए, माहौल साजगार बन जाए और कोई ना कोई रास्ता निकल आए। हुकूमत और इदारे इस सूरत हाल में क्या सोच रहे हैं? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ज़ाहिर है हुकूमत
की कतई तौर पर यह ख्वाहिश तो नहीं है कि मुलाकातें हों, इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता निकले, तो जहां तहरीक इंसाफ मायूस है, आप लोग कितने अंदेशे का शिकार हैं कि ये वफ्द आता है, मुलाकातें हो जाती हैं, इमरान खान साहब के अहले खाना नहीं मिल पा रहे, आजम सवाती मिल लेते हैं, आप कितना हुकूमत अंदेशे का शिकार है और परेशान है इस सूरत हाल को देख के? नहीं, देखें शाहजेब, हमें इस बारे में कोई अंदेशा नहीं है और इसमें पीटीआई और इमरान खान साहब वो काफ़ी खुद कफील हैं, उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने यानी अपनी मुश्किलात को और में इजाफ़ा करने और बगाड़ पैदा करने में वो ख़ुद इतने परफेक्ट हैं कि किसी और को जो है वो ना तो इसमें कोई इजाफ़ा करने की ज़रूरत है और ना ही इसमें कोई हमें अंदेशा है। वो माशाल्लाह इस बारे में जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, तो ये सारा जो है ये किया दरा उन्हीं का अपना है। ये सारी मुश्किलात और ये सारे मामलात जो हैं उनके खुद पैदा करदा हैं, इसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मगर मसला ये मुश्किल पैदा नहीं की, ये सारी मुश्किलात उन्होंने खुद पैदा की हैं। मगर उनके मसाइल की बेनिफिशरी हुकूमत है। अब ऐसा क्या है कि जब इमरान खान साहब ने ख़त लिखा, आर्मी चीफ साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा मुझे ख़त नहीं मिला, मिला भी तो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, मगर अचानक एक वफ्द आता है तहरीक इंसाफ के हामी ताजिरों डॉक्टर्स का, मुलाकात DGI ऐसा करता है, हुकूमत को खबर भी थी या नहीं थी? ये क्यों मुलाकात हुई अगर कोई ऐसा मामला नहीं है? देखिए, इस मुलाकात की ना तो मैं तस्दीक कर रहा हूँ और ना ही मैं तरदीद। मामला ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे बड़े वैल्यूएबल हमारे जो है वो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। अगर वो आते हैं यहाँ पे तो वो डिफरेंट जो है वो अथॉरिटीज़ से मिलते हैं, गवर्नमेंट से के लोगों से भी मिलते हैं, दूसरे लोगों से भी मिलते हैं। अगर उन्होंने किसी लेवल के ऊपर ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया होगा और उसके नतीजे में उनकी अगर मुलाकात हो गई है तो उस मुलाकात के कोई इस किस्म के नताइज के जो है वो होने का तो कतन कोई इंदिया नहीं है कि उनकी इस मुलाकात के नतीजे में कोई इस किस्म के मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। वैसे मगर क्या ऐसा है कि इस वक्त इदारे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, जो लॉबिंग तहरीक इंसाफ की तरफ से अमेरिका में हो रही है, या फिर जो सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जाता है, सोशल मीडिया पर सीज़ फायर हो जाए ये ख्वाहिश है, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसके नतीजे में कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखें शाहजेब, जो पाकिस्तान में खिदमत की सियासत थी, डेवलपमेंट की सियासत थी, रवादारी की सियासत थी, उस सियासत को जो है वो नफ़रत में, इंतकाम में और सिर्फ प्रोपेगेंडे में ये तब्दील किया है इमरान खान साहब ने। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा जो है ना इसकी सियासत की है। और अब ये वो उनके घर को जो है ना वो उनके अपने चिराग से ही जो है वो आग लग रही है। वही सोशल मीडिया जो है, जो किसी वक्त उनकी ताकत था, वही सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो बना हुआ है। जो इस्टेब्लिशमेंट से या दूसरी जमातों से उनके तल्लुकात का मामला है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट उनका गाली गलोच ब्रिगेड है, उनका मीडिया है। उनकी अपनी जमात में अगर कोई ढंग की बात करना चाहता है, कोई रवादारी की बात करना चाहता है, कोई सियासी बात करना चाहता है, तो उसकी राह में भी वही गाली गलोच ब्रिगेड जो है वो सबसे बड़ी जो है वो रुकावट है। तो इस सिलसिले में जो उनकी मुहिम जोई जो है वो गाली गलोच ब्रिगेड के ज़रिए से हो रही है, वो मेरा ख्याल है काफ़ी है। उसके होते हुए हमें किसी अंदेशे की ज़रूरत नहीं है वैसे, मगर और ना ही इस किस्म के वफूद की कोशिश की कामयाबी के कोई चांसेस जो है वो पैदा हो सकते हैं। वैसे मगर इसके बाद उनकी जो तनकीद है सोशल मीडिया की, उसका जो निशाना है वो सिर्फ हुकूमत के इदारे नहीं है, खुद तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं जो ताजी डॉक्टर मिल के गए, उन पर बड़ी शदीद किस्म की तनकीद हुई कि वो उन्हें सफाइयाँ देनी पड़ी। आजम सवाती साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, लिमिन गंडापुर साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जो कुछ उनके हामी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कह रहा है। बट सवाल ये उठा रहे हैं वो
कि क्या है कि इमरान खान साहब की बहनों की तो नहीं मुलाकात हो सकी 20 मार्च के बाद से, मगर आजम सवाती साहब चले जाते हैं और पैगाम और इजाज़त लेके आ जाते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों। फिर अली अमीन गंडापुर साहब की, बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात हो जाती है। तो ये जो मुलाकातें होती हैं ये कौन है जो कराता है और किस मकसद के लिए कराता है कि जिसकी वजह से इन रहनुमाओं पर भी इनकी अपनी पार्टी से तनकीद होना शुरू हो जाती है? नहीं, देखें, अगर आज़म सवाती की मुलाकात के ऊपर अगर एतराज़ हो रहा है तो आज़म सवाती साहब ने जो बाहर आके बात की है, आप उस बात को ले लें कि आज़म सवाती साहब ने ये कहा है कि वो पिछले 3 साल से 2022 का उन्होंने जिक्र किया है कि उस वक्त से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो दरवाज़ा खोलने की बात करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात जो है वो नहीं हो सकी। वो क्यों नहीं हो सकी? वो ये गाली गलोच ब्रिगेड है इनका, जो वो कार्रवाइयाँ डालता है उसके बाद कौन इनके साथ जो है वो बात करे। वो 9 मई का वाक़या है। अगर इन्होंने 9 मई के बाद अगर इन्होंने जो है वो मुज़ाकरात करने हैं तो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 1 साल बाद 8 मई 2024 को, पिछले साल, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप 9 मई के वाक़यात पे सिद्ध के दिल से जो है वो माफ़ी मांगे तो उसके बाद फिर बात आगे हो सकती है। तो ये माफ़ी मांग लें सिद्ध के दिल से। मतलब अब सिद्ध के दिल का तायुन कौन करेगा? एक तो वो पहले किसी के घर को आग लगाएं फिर उसके बाद कहें कि ये आपने खुद लगाई है। मतलब एक तो वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब तो कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगी जाए जो कुछ 9 मई के वाक़यात के बाद हमारे साथ हुआ है, मगर वो मांग भी लें तो कोई नई डिमांड सामने आ जाएगी। सिद्ध के दिल का तायुन कौन करेगा? फिर कौन से अल्फाज हैं, क्या नहीं है, ये बात आगे बढ़ेगी कैसे है कि जी सिद्ध के दिल से आपने माफ़ी मांगी नहीं मांगी? नहीं, तो ये बात आगे बढ़ाना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। ये आगे बढ़ाना तो अगर बढ़ानी है, अगर इनको ज़रूरत है तो ये खुद बढ़ाएंगे ना। या आज़म सवाती साहब जो बात कर रहे थे कि मैं कोशिशें कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ से भी मिला हूँ, फ़लाँ से भी मिला हूँ, तो ये सोचना तो इनका काम है। बस अब यानी अगर इमरान खान साहब, क्योंकि अभी ज़ाहिर मुख्तलिफ रहनुमा सोशल मीडिया से फासला इख्तियार करते हैं, उनकी तरफ से जो बातें की जाती है फासला इख्तियार करते हैं। इमरान खान साहब ने अभी तक ज़ाहिर नहीं मना किया है, ना ही उनकी बहनों ने मुलाकात के बाद मना किया है कि सोशल मीडिया पर ये बातें ना की जाए, बट मुख्तलिफ रहनुमाओं की बात तो नहीं मानता उनका सोशल मीडिया। इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम आ गया, उनकी बहन ने कम्युनिकेट कर दिया, तो ऐसी सूरत में तो फिर रास्ता निकल सकता है और हुकूमत कंफर्टेबल होगी अगर ये हो गया। देखें शाहजेब, ये जो सोशल मीडिया या ये गाली गलोच ब्रिगेड जो है, इसको बाकायदा इसको बनाना, इसको ट्रेंड करना, इसको पालना पोसना, ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने खुद किया है और उससे उन्होंने इस मुल्क की सियासत में जो है वो नफ़रत लेके आए हैं, इंतकाम लेके आए हैं, इस मुल्क की सियासत को तबाही की तरफ जो है वो लेके गए हैं। तो अब जो है क्या उन्होंने इसका शिकार नहीं होना? ये जो गड़ा उन्होंने पूरी कौम के लिए या बाकी जमातों के लिए खोदा था, उसमें खुद गिरना नहीं है। ये तो फितरत का असूल है ना। यानी तो हुकूमत को जो है वो फरार नहीं है। यानी हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है कि एक वफ्द आए तहरीक इंसाफ के हामियों का, फिर खबर ये भी आए कि उन्होंने सिर्फ DGISI से नहीं बल्कि इमरान खान से भी मुलाकात। आपको कोई परेशानी नहीं है कि ये अचानक क्या हुआ है? शाहजेब, मैंने पहले भी कहा है कि ये इस मामले में इतने खुद कफील हैं कि किसी परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल इन चीज़ों से जो ना बाहर ना पार्टी के अंदर ये बाज नहीं आएंगे, आ सकते ही नहीं है। वैसा इनकी जो है वो ये उठे ही इस चीज़ से हैं। मतलब एक और जो एफर्ट है वो अपोजिशन अलायंस की है, जिसकी तरफ ज़ाहिर बैरिस्टर गौहर साहब जैसी शख्सियात हैं वो उस तरफ एक्टिविटी करने की कोशिश कर रही है, उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। ईद के बाद ज़ाहिर सड़कों पर आने का ऐलान किया था, मगर पार्टी अब आपस में लड़ाई करती नजर आ रही है। बट ये अपोजिशन अलायंस पे भी आपको कोई खतरे की निशानदेही नहीं करता, क्योंकि मौलाना ने इससे पहले ज़रूर कहा था कि हमारे जो मामलात हैं वो मस्बत सिमत में ज़रूर गए हैं, इख्तलाफात कम ज़रूर हुए हैं। देखिए शाहजेब, अगर इस मुल्क की सियासत ने आगे बढ़ना है, जिसे पिछले 15 साल से बानी PTI जो है वो रोके हुए हैं, ये अक्टूबर 2011 से लेके आज तक ले लें कि इन्होंने पॉलिटिकली जो है इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जो है वो डायलॉग की बजाय सियासत में डेडलॉक जो है वो पैदा किया जाए। 11 से 18 तक जो इन्होंने किया वो आपके सामने है, 18 से फिर 22 तक जो हुआ,
अब उसके बाद भी आपने 9 मई और उसके बाद ये 24 नवंबर और 26 नवंबर जो है वो आपने देख लिया है, उनकी अभी तक वही सिमत है। लेकिन अगर इस मुल्क में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल है, सियासत का कोई मुस्तकबिल है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में बैठना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगी, पॉलिटिकल फोर्सेस जब तक आपस में जो है वो बात नहीं करेंगी, उस वक्त तक जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस अहम मोड़ पर पीटीआई में अंदरूनी इख्तिलाफात का एक और संगीन मरहला शुरू हो गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी के सरकर्दा रहनुमा एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, साजिशी होने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पहले सिर्फ अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान ग्रुप के तनाज़ात सामने आते थे, मगर अब अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान और शहराम तरक्की के साथ साथ असद कैसर को भी निशाने पर ले लिया है। अली अमीन गंडापुर और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा भी आमने सामने आ गए हैं। तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ 36 अरब रुपए की मुबैना बदउनवानी की तहकीकात का मामला चल रहा है। तैमूर सलीम झगड़ा भी अली अमीन गंडापुर के असासों पर सवालात उठा रहे हैं, जबकि आजम सवाती और बाबर सलीम सवाती के दरमियान इख्तलाफात भी मजीद वाज़ेह हो रहे हैं। और पीटीआई की अंदरूनी एहतसाब कमेटी बाबर सलीम सवाती के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। इन सारे इख्तलाफात में अली अमीन गंडापुर का पार्टी क़यादत के हवाले से इमरान खान से मंसूब बयान बड़े तनाज़े की वजह बना हुआ है। अली अमीन गंडापुर के हालिया बयान के मुताबिक इलेक्शन के दिनों में इमरान खान की हिदायत थी कि असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरक्की को सूबाई असम्बली का टिकट नहीं देना, बल्कि उन्हें सिर्फ कौमी असम्बली का टिकट देना है, क्योंकि ये साजिशी हैं। सूबाई असम्बली में रहे तो तंग करेंगे। खान साहब के अहकामात है कि आतिफ, शाहराम और असद कैसर को एमपी का टिकट नहीं देना। अब मैं तो खुला आदमी खुल के बात करता हूँ कि ये साजिशी हैं, ये साजिश करते हैं। इससे पहले साजिश करते रहे हुकूमतों में। अब मैं इतना कंफर्म था खान की किताब में उस वक्त कि मैं सीएम बनूंगा कि मुझे पैगाम आया कि साजिश करते हैं चूंकि, तो इसको तंग करेंगे बाद में, तो इनको सूबाई असम्बली में नहीं छोड़ना। कि मुझे ये रिपोर्ट आई थी वसूली के दौरान कि तैमूर झगड़ा पे एतबार नहीं करना, ये मिला हुआ है। और कहाँ से आ रहा है मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कहाँ से आया होगा। और यही तैमूर झगड़ा वाहिद आदमी है जो गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरी पूरी असम्बली गिरफ्तार हुई। अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद से पीटीआई में अंदरूनी तनाज़ा मजीद बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान मुतहर्रिक हैं और उन्होंने मज़कूरा रहनुमाओं को हिदायत की है कि इस हवाले से खामोशी इख्तियार करें। ताहम असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरक्की मुतालबा कर रहे हैं कि पार्टी अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात करवाए। आज तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक इजलास में अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश और नाराज़गी का इज़हार किया गया। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अहम ओहदे पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान देना पार्टी को नुकसान पहुंचाने का सबब है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में असद कैसर ने टेलीफोन के जरिए अरकान को मामले से आगाह किया। इजलास में आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि मेरा अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफ हो सकता है, उन्होंने असद कैसर या शहराम तरक्की से मुतालिक अल्फाज क्यों अदा किए। इजलास में बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से मुलाकात की तफसील पार्लिमानी पार्टी के सामने पेश की और कहा कि इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुतालिक साजिशी का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान ने कहा था कि आतिफ खान, असद कैसर और उन अफराद की वफाक में हमें ज़रूरत है, इसलिए उन्हें कौमी असम्बली के नशिस्त पर टिकट दूंगा। इमरान खान ने किसी रहनुमा के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। जरताज गुल ने कहा कि पार्टी के किसी रुकन को मौजूद मेंबर के खिलाफ ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जो इमरान खान की रिहाई में रुकावट बने। इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आतिफ खान ने कहा कि हमने अली अमीन गंडापुर के बयान पर बैरिस्टर गौहर खान से बात की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान ने साजिश वाली कोई बात नहीं कही थी। अगर ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो चपकलिश रहेगी, गिले शिकवे होंगे। क्लियर कट गौहर साहब ने बड़ी तफसील से उसका पूरी पार्लिमानी कमेटी को उन्होंने बताया कि जी खान साहब ने कहा था कि आप एक एक सीट पे इलेक्शन लड़ें, और फिर हम तीनों को कहा था कि मुझे इन तीनों की जरूरत है, ये सीनियर लोग हैं क्योंकि मोस्टली हमारे लोग पार्टी छोड़ गए हैं और मुझे आपकी जरूरत है नेशनल असेंबली में, तो आप इनको कहें कि ये कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े। हमने कहा ठीक है। तो हमने फिर गौहर साहब से पूछा कि जी ये साजिश वाली बात किधर से आ गई। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कोई साजिश वाली बात नहीं की, ना मैंने कहीं अली अमीन साहब को ये कहा है, ना खान साहब ने मुझे कहा है और ना मैंने अली अमीन को कहा है। ये उनकी अपनी ज़हन की कोई सोच है। अब तो अगर कोई इस तरह के बयानात आते हैं तो जाहिर बात है उससे फिर आपस की यही हमारी चपकलिश रहेगी, गिले शिकवे होंगे, तो फिर तो बड़ा काम रह जाएगा ना। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक आज बैरिस्टर गौहर खान की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने इख्तलाफात खत्म करने की बात पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर खान के दीगर मुतल्लिका रहनुमाओं से भी मुसलसल राब्ते जारी हैं। दूसरी जानिब पनामा स्कैंडल में इमरान खान के मरकजी वकील और फिर पार्टी में रहने वाले सीनियर रहनुमा नईम बुखारी ने अल-कादरी ट्रस्ट केस में इमरान खान पर तनकीद कर दी। नईम बुखारी ने कहा कि अगर मैं इमरान खान का मुशीर होता तो कहता कि अल-कादरी की ज़मीन को हाथ भी ना लगाएं, तोहफे में अगर कोई
हार मिलता है तो ये आपका नहीं रियासत का होता है। जब ये अल कादिर की जमीन उन्हें दे रहा था, मैं उनका मुशीर होता, मैं उनको कहता हाथ ना लगाए इसे, डोंट टच इट। अगर कोई वो है कि अगर हार रखा है, ये हार आपका नहीं है, इट बिलोंग्स टू द स्टेट। तनाज़ा हो जाएंगे। ना ना ना, आपको बॉल पॉइंट पेंसिल भी मिले वो भी स्टेट की है। हाउ कैन यू से कि चूंकि यूसुफ रजा गिलानी ने उसकी बीवी ने हार लिया, ना भाई ना, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क हुआ? ठीक। उन पे मेरा शिकवा ये है कि ना मेरी नजर में वो मर्दम शनास और ना ही वो औरत शनास। हाउ कैन यू चूज फवाद चौधरी? How can you somebody like Babar Rahman be your spiritual advisor? वो यार वो खुदा दा खौफ कर। अब मुझे पता है 5 वक्त की नमाज सुपरस्टिशियस हो गए थे, ये रास्ता ठीक है, आज दिन अच्छा नहीं, आज ये कपड़े अच्छे हो, यार खुदा दा खौफ कर, दिन ने नास ही बनाए ने। इट्स द सेम डे, असि नहीं बनाए मंगल मारे संगल चरखा मैं नहीं डाने और खुद काम सारे काम क्यों भाई? These are names which human beings have given to them। मैं बड़े शामिल करता हूं। एक माह की आर्जी जंगबंदी के एकतरफा खात्मे के बाद गजा में इसराइली जारियत की नई लहर पूरी शिद्दत के साथ जारी है और 18 मार्च के बाद शुरू होने वाले ताज़ा इसराइली हमलों में अब तक तकरीबन 1400 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और सिर्फ आज सुबह से होने वाले हमलों में अब तक 42 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेज ने गजा को मिलने वाली इमदाद भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से पूरी पट्टी में सूरत हाल इस वक्त इंतहाई संगीन है और एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक तिब्बी ज़राए ने बताया है कि गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में सुबह से अब तक कम से कम 42 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 22 अफराद वस्ती और जनूबी गजा के इलाकों में इसराइली हमलों का निशाना बने हैं, जबकि गजा हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में कम से कम 57 अफराद शहीद और 137 जख्मी हुए हैं। 18 मार्च को इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों के दोबारा आगाज से अब तक तकरीबन 1400 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 3400 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, जबकि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में मजमूई शहादतें 50,750 से ज़ायद हो चुकी हैं, जिनमें कम से कम 17,500 बच्चे शामिल हैं और जख्मियों की तादाद भी 1,15,000 से ज़ायद है। इन हमलों में आम शहरियों के अलावा बड़ी तादाद में सहाफ़ी और रेस्क्यू वर्कर्स भी इसराइली फोर्सेज का निशाना बन रहे हैं, जिसकी एक मिसाल 23 मार्च को गजा के इलाके रफ़ा में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर पर होने वाला हमला है, जिसमें 15 रेस्क्यू वर्कर्स इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हो गए थे। इसराइली फ़ौज ने इस हमले से मुताल्लिक शुरू में दावा कर दिया कि कुछ मुश्तबा अफराद रेस्क्यू गाड़ियों में मुश्तबा अंदाज में उनके एहलकारों की जानिब बढ़ रहे थे और उनकी लाइट्स भी बंद थीं, जिसकी वजह से उन पर फायरिंग की गई। लेकिन बाद में जब वाक़े में शहीद एक रेस्क्यू वर्कर के फ़ोन की वीडियो सामने आई, जिसमें हक़ाइक़ इस दावे के बिल्कुल बरक्स थे, जिस पर इसराइली फ़ौज ने अपना इब्तिदाई बयान भी वापस ले लिया। इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट में वाक़े की तफ़सीलात बताई गई। This is a video recovered from a Palestinian paramedic. ये वीडियो एक फ़लस्तीनी पैरामेडिक के मोबाइल से बरामद हुई है, जिसकी लाश जनूबी गजा के इलाके रफ़ा में एक खुफिया कब्र से मिली। ये 23 मार्च की बात है, जब फ़लस्तीनी हिलाल अहमर, सिविल डिफेंस टीम्स और अक़वाम मुत्तहिदा के एक मुलाजिम पर मुश्तमिल पैरामेडिक्स का एक काफिला मदद की एक अपील पर रिस्पॉन्ड कर रहा था। उनकी गाड़ियों से वाज़ेह था कि ये पैरामेडिक्स की गाड़ियाँ हैं और उनकी एमरजेंसी लाइट्स भी साफ नजर आ रही थीं। जब काफिला रुक गया तो इसराइली फौजियों ने उस पर कई मिनट तक फायरिंग की। ये पैरामेडिक अपने आखिरी लम्हात में कलमाए शहादत पढ़ रहा है और बिलाखिर उसकी आवाज़ धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है। एक हफ्ते तक किसी को मालूम न था कि इन रेस्क्यू वर्कर्स के साथ क्या हुआ। आखिरकार इसराइल से इजाज़त मिलने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की टीम इस इलाके में दाखिल हुई और फिर ये हौलनाक इंकशाफ सामने आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर। One of the victims' bodies received more than 20 bullets. मुतासरीन में से एक की लाश पर 20 से ज़ायद गोलियों के निशानात थे। कुछ को हथकड़ियां लगाकर दफन किया गया, जबकि दीगर को एम्बुलेंस के अंदर ही कत्ल किया गया। लेकिन बाद में इनकी लाशें एक इज्तिमाई कब्र से बरामद हुई। इससे ये साबित होता है कि इसराइली फौजियों ने जानबूझकर इमदादी और तिब्बी अमले को कत्ल किया, फिर उनकी लाशें एम्बुलेंस और गाड़ियों से निकालकर एक इज्तिमाई कब्र में दफन कर दी। इस वीडियो के मंजर आम पर आने से पहले इसराइल ने फायरिंग से इनकार नहीं किया था, लेकिन उसका दावा था कि ये गाड़ियां मुश्तबा अंदाज में उनके फौजियों की जानिब बगैर लाइट्स के बढ़ रही थीं। ताहम अब ये वीडियो वाज़ेह तौर पर इस दावे की तरदीद करती है और गाड़ियों पर रेस्क्यू के निशान भी वाज़ेह मौजूद हैं और उनकी एमरजेंसी लाइट्स भी जल रही थीं। अक़वाम मुत्तहिदा इस वाक़े पर एक आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रही है।
ये वीडियो सामने आने के बाद इसराइल अपने इब्तदाई बयान से पीछे हट गया और इसराइली फौजियों की जानिब से रेस्क्यू वर्कर्स के कत्ल को तस्लीम कर लिया। इसके अलावा आज फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाक़े की तफसीलात बताई और वाक़े पर एक आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है ताकि हक़ाइक़ का तयन किया जा सके, जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जा सके। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक ने भी मेडिकल वर्कर्स पर होने वाले इस हमले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।